नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता, इस अध्याय को हम लोग पढ़ रहे थे और इसके लिए मैंने बहुत सारा वीडियोस अपलोड किया है। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है हम लोगों का मोहरे और मुद्रांकन। ठीक है, मोहरे और मुद्रांकन के बारे में हम लोगों को यह बताने का प्रयास किया गया है कि वास्तव में वो एक जो मोहर का इस्तेमाल किया जाता था या तो फिर वे लोग जो मोहर का इस्तेमाल करते थे या तो फिर जो मुद्रांकन करते थे, वास्तव में इसका मतलब है क्या। ठीक है, या मोहर का इस्तेमाल करते थे किस कारण से करते थे या उससे क्या फायदा होता था, उन सभी पर आज हम लोग बात करेंगे इस पर। ठीक है, उसी के साथ साथ हम लोग ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि थी किस प्रकार से एक रहस्यमयी लिपि थी, इसको देखने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ साथ क्या वहां पर राजशाही सत्ता थी या तो फिर नहीं थी या तो फिर किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, उन सभी चीजों को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, देखिए यदि सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो मोहरे और मुद्रांकन में, तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि मोहरा और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। अब ये कहने का क्या मतलब, क्या कहने का प्रयास कर रहा है इसमें, तो देखिए इसमें यदि हम लोग बात करें तो जो मोहर होता था इसका बहुत बड़ा रोल होता था कि जब बहुत दूर तक कुछ सामानों को भिजवाना होता था या कुछ संदेशों को भिजवाना होता था तो इस पर मोहर का जो था, तो मोहर का बहुत बड़ा रोल होता था। अब किस प्रकार से होता था इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये मार्कर जो है इसको हमको भेजना है कहीं दूसरे जगह पर। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये मार्कर जो है मेरे अलावे किसी दूसरे को ना दिखाई दे, तो हम क्या करेंगे, हो सकता है इसको झोला में भर देंगे या तो फिर बैग में पैक कर देंगे और उसके बाद फिर इसको कोई खोल ना सके उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे कि उस टाइम हड़प्पा सभ्यता में क्या किया जाता था, गीली मिट्टी को जो बैग होता था बैग के मुंह पर चिपका दिया जाता था और उसके बाद फिर उस पर मोहर लगा दिया जाता था। ठीक है, ताकि यदि उस बैग को कोई भी खोलता था या थैला को कोई भी खोलता था तो यह पता चल जाता था कि वास्तव में इसको किसी ने खोला होगा। ठीक है, कैसे, तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर बताने का प्रयास करें। मान लेते हैं कि ये एक चिट्ठी भरा गया, ठीक है, और यहाँ पर बंद करने वाला है। अब इसको कोई खोल ना ले तो इसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर गीली मिट्टी को चिपका दिया और यहाँ पर अपना मोहर लगा दिया। अब यहाँ पर जब हमने अपना मोहर लगा लिया तो इसका मतलब वो मोहर अब किसी दूसरे के पास तो होगा नहीं, और जब किसी दूसरे के पास होगा नहीं तो इसको यदि खोला जाता है तो ये खुला ही रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस टाइप का मोहर किसी के पास नहीं होता है और इसी के कारण पता चल जाता था कि इसको किसी के द्वारा खोला गया है। ठीक है, तो इसीलिए मोहर का उस टाइम जो है बहुत ज़्यादा बड़ा रोल हो जाता था। इसीलिए सभी लोग जो है स्पेशली जो बड़े व्यापारी होते थे या तो फिर शासक टाइप का जो होते थे वो लोग मोहर का इस्तेमाल करते थे किसी संदेश को पहुंचाने के लिए या तो भेजने के लिए किसी जगह पर, और या फिर हो सकता है कि अपने संदेशों को पहुंचाने के लिए या सामानों को पहुंचाने के लिए ऐसा किया करते थे। ठीक है, यही चीज हम लोगों को बताने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। आगे यदि हम लोग देखें तो एक रहस्यमयी लिपि, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि का यदि बात किया जाए तो उसको एक रहस्यमयी लिपि के नाम से जाना जाता है। आखिर क्यों, क्या कारण है कि उसको रहस्यमयी लिपि के नाम से जाना जाता है। देखिए, तो इसको हम लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मतलब ये हो गया कि हड़प्पा के जो लोग थे वो लोग चित्रात्मक लिपि का मतलब जो लिखते थे ना तो उसको चित्र के माध्यम से लिखा करते थे, इसी के कारण उसकी लिपि को चित्रात्मक लिपि कहा जाता है और उसी लिपि का वो लोग प्रयोग किया करते थे। ठीक है, और उस लिपि को अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका है। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि वे इस लिपि का प्रयोग इसीलिए करते थे ताकि अनपढ़ लोग भी चित्र को समझ सके। देखिए, इसके बारे में अभी सटीक जानकारी है नहीं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे या फिर पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन जो पुरातत्वविद है, पुरातत्वविद ये मानते हैं कि हो सकता है कि उस टाइम जो लोग होते थे वो लोग अनपढ़ होते थे, मतलब ज़्यादातर लोग जो है वो अनपढ़ होते थे, तो उन लोगों को भी उन लोगों का लिखावट समझ में आए, इसी के कारण वे लोग चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे ताकि चित्र के माध्यम से जो भी लिखा जाए उसको वे लोग समझ सके आसानी से। ठीक है, इसी के कारण जो है चित्रात्मक लिपि का प्रयोग होता था। आगे यदि हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि वे लगभग 375 से 400 के बीच चिन्हों का प्रयोग करते थे।
यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यदि हम लोग बात करें तो वे लोग जब लिखते थे ना, तो लिखने के लिए जो अक्षरों का इस्तेमाल करते थे या तो फिर जो चिन्हों का प्रयोग करते थे, वो लगभग 375 से 400 के बीच चिन्हों का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो ऐसा साक्ष्य मिला है, साक्ष्य के आधार पर जो निकला है उसी को बताया जा रहा है कि 375 से लेकर के 400 के बीच चिन्हों का प्रयोग किया करते थे। और बताया जाता है कि वे लोग जो लिखते थे ना, तो वो लोग जो है हमेशा दाईं से बाईं ओर लिखा करते थे, मतलब दाईं तरफ से बाईं ओर लिखा करते थे। और अब बोलोगे कि सर इसके बारे में हम लोगों को कैसे पता चला कि वो लोग दाईं ओर से बाईं ओर लिखा करते थे? तो देखिए, जो मोहर है, मोहर में दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर संकुचित है, मतलब दाईं ओर जो है थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है, ठीक है, और बाईं ओर जो है वो थोड़ा छोटा छोटा आ गया। मतलब ये हो गया कि जब दाईं ओर लिखा जाता था तो जहां से लिखना स्टार्ट होता था वहां पर थोड़ा जगह ज्यादा होता था, जिसके कारण उसको आसानी से बड़ा बड़ा लिखा जाता था। लेकिन बाईं ओर जैसे ही जाता था तो उधर क्या होता था, जगह थोड़ा कम पड़ जाता था, जिसके कारण उसको संकुचित कर देते थे, छोटा छोटा लिखते थे। तो इससे इतिहासकारों ने या पुरातत्वविदों ने यह अनुमान लगा लिया कि हो सकता है कि वो लोग दाएं से बाईं ओर लिखते होंगे और इसी के कारण ऐसा लिखते थे। ठीक है, आगे हम लोगों को यदि बात करें तो इसमें हम लोगों को बाट के बारे में दिया गया है। आखिर बाट है क्या? ठीक है, तो बाट जिसको हम लोग बटखरा के नाम से जानते हैं, तो उसका इस्तेमाल किया जाता था नापने तोलने के लिए। ठीक है, स्पेशली जो वस्तु होते थे, वस्तु को नापने और तोलने के लिए जो है बाट का प्रयोग किया करते थे वो लोग। ठीक है, बाट का यदि देखिए तो यहाँ पर बाट को जो है चट नामक जो पत्थर है, तो चट नामक पत्थर से बनाया करते थे वे लोग। और उसके बाद बताया जा रहा है कि उसका आकार जो था वो आकार उसका घनाकार था, मतलब घन के आकार का वो पत्थर हुआ करता था। सॉरी, पत्थर बोल रहे, बाट हुआ करता था। पत्थर तो किसी भी आकार का हो सकता था, बस उसको आकृति दिया जाता था या आकार दिया जाता था। ठीक है, आगे यदि हम लोग टॉपिक पर बात करें जो कि हम लोगों का प्राचीन सत्ता, क्या मेसोपोटामिया में राजा थे या नहीं थे, उन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड के साथ आप लोग शेयर करोगे और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपना जो है फ्रेंड को भेजते रहोगे। यहाँ तक कि आपके क्लास में जितने भी फ्रेंड है प्रयास करोगे वहाँ तक पहुँचाने का, उन सभी तक पहुँचाने का, ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहे। मेरा मोटिवेशन लेवल जैसे जैसे बढ़ता रहेगा प्रयास करूँगा कि इससे भी बेहतर आप लोगों को वीडियो दे सकूँ। ठीक है, और आप लोगों को और भी अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दोगे। चलिए आगे यदि हम लोग बात करें यहाँ पर टॉपिक पर, तो इसमें हम लोगों को बताया जाए सिंधु घाटी में वास्तविक रूप से राजा थे या नहीं, इसका कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का यदि हम लोग बात करें तो वहां पर राजा थे या नहीं थे, इसके बारे में अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि वास्तव में वहां राजा हुआ करते थे, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। हाँ, लेकिन इतिहासकारों ने बहुत सारी चीजों को देख करके अनुमान लगाया कि हो सकता है कि वहां पर राजा हुआ करते थे और इसीलिए इतनी अच्छी प्रकार से शासन व्यवस्था वहां पर चलती थी। अब जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि परंतु वहां की प्रशासन व्यवस्था इतनी उन्नत थी कि पुरातत्वविद ये मानते हैं कि वहां शासक रहे होंगे। मतलब वहां की जो शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था को देखा जाए तो इतनी ज्यादा अच्छी थी कि जिसके कारण जो है पुरातत्वविदों को यह लगने लगा था कि वास्तव में वहां राजा थे और राजा थे इसी के कारण इतनी अच्छी प्रकार से शासन व्यवस्था चलती थी। अन्यथा सिंपल सी बात है, इतना अच्छा शासन व्यवस्था चलेगी नहीं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि अब जैसे कि वहां पर ईंटों का एक समान होना, ईंट जो था अलग अलग जगह पर बनाया जाता था, जैसे कि जम्मू कश्मीर में बनाया जाता था, गुजरात के अगल बगल बनाया जाता था, अलग अलग जगह पर बनाया जाता था, तो अलग अलग आकार का होना चाहिए था। लेकिन देखिए वहां पर कुशल शासन व्यवस्था के कारण ईंटों का आकार अलग अलग जगह पर था, लेकिन आकार एक जैसा, मतलब बनाया जाता था अलग अलग जगह पर ईंटों को, लेकिन आकार सबका एक जैसा था। इससे हम लोगों को पता चलता है कि वहां की शासन व्यवस्था बहुत कुशल रही होगी और इतनी कुशल रही थी और इसी के कारण यहाँ पर एक समान ईंट मिला। दूसरा, यदि नापतोल प्रणाली का यदि देखें तो हर एक जगह पर जहाँ जहाँ नापने तोलने की प्रणाली के लिए जो जो सामान मिला है, जब यह मापा गया तो देखा गया हर एक का माप जो है समान था, लगभग थोड़ा 19-20 के आसपास, लेकिन हर जगह लगभग समान थी। और उसके साथ साथ मोहर का आकार जो था, जो मोहर बनाया जाता था उसका भी आकार लगभग समान होता था। इन सभी चीजों को देख करके पता चलता है कि वास्तव में वहां के राजा जो थे। ठीक है, अब राजा थे
या तो फिर राजा के तरह ही बहुत सारे समुदाय द्वारा शासन किया जाता था, ऐसा भी संभव हो सकता है, लेकिन साक्ष्य नहीं है और साक्ष्य के अभाव में हम लोग भी सटीक नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, इतिहासकार जो अनुमान लगाए हैं हम लोगों को लिखना भी वही है। ठीक है, चलिए आगे यदि बात करते हैं तो इसमें बताया जा रहा है कि पुरातत्वविदों को मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन मिला जिसे प्रसाद की संज्ञा दी गई। यदि हम लोग बात करें, देखिए तो राजा कहाँ रहते हैं, तो राजा अपने महल में रहते हैं, और जब बहुत बड़ा महल रहता है तो उसको हम लोग प्रसाद कहते हैं। ठीक है, वो अलग प्रसाद है। ठीक है, अब यदि बात करें हम लोग प्रसाद का, तो पुरातत्वविदों को मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन मिला। मोहनजोदड़ो में एक बहुत ही बड़ा महल मिला है, उनको उन्होंने प्रसाद की संज्ञा दी। उन लोगों को लगा कि ये प्रसाद होगा। प्रसाद मतलब जहां राजा अपने शासन व्यवस्था को चलाता है, जहां से, उसको प्रसाद कहा जाता है, उस महल को प्रसाद कहा जाता है। अब यदि बात करें तो परंतु संबंधित कोई भव्य वस्तु नहीं मिली। हाँ, इतिहासकार या पुरातत्वविदों को लगा कि ये प्रसाद हो सकता है, लेकिन जब खुदाई किया गया तो उसमें कोई ऐसा साक्ष्य मिला नहीं कि उसको कहा जा सके कि वो एक प्रसाद था या राजा का महल था, क्योंकि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला। क्योंकि जहां राजा का महल होता है वहां पर भव्य वस्तु मिलती है, ठीक है, कीमती वस्तु भी मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं है। इसी के कारण जो है पुरातत्वविदों को कहीं ना कहीं लगता है कि शायद वो तब नहीं होगा। ठीक है, आगे यदि बात करें तो इसमें पत्थर की एक मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई। देखो वहां पर एक मतलब मूर्ति मिला है पत्थर का, तो उसको उन लोगों ने पुरोहित राजा का संज्ञा दिया। पुरोहित राजा का संज्ञा देना मतलब नाम दिया कि ये पुरोहित राजा था। ठीक है, कि वहां के जो पुरोहित लोग होते थे, जो ब्राह्मण लोग होते थे, वो राजा रहे होंगे, ऐसा भी मानना था। लेकिन यदि बात करें और ऐसा क्यों मानते थे, क्या कारण था, तो देखिए उसकी के समकालीन लगभग मेसोपोटामिया को माना जाता है। अब मेसोपोटामिया में भी कुछ इस प्रकार का पत्थर का मतलब मूर्ति वगैरह मिला था, तो जिसको पुरोहित राजा का संज्ञा दिया गया था। मतलब वहाँ के जो दस्तावेज मिले हैं, वहाँ के जो लेख मिले हैं, उसमें बताया गया है कि वो पत्थर का जो मूर्ति है वो पुरोहित राजा का है, और उसी के समकालीन होने के कारण जो है पुरातत्वविदों ने यह अनुमान लगा लिया कि हो सकता है कि हड़प्पा में भी इसी प्रकार की सभ्यता रही होगी, इसी प्रकार के राजा रहे होंगे, और इसी के कारण उन्होंने उसको पुरोहित राजा का संज्ञा दे दिया। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें यहाँ पर, तो हम लोगों को बताया जा रहा है कुछ पुरातत्वविद मानते थे वहाँ राजा नहीं थे। कुछ पुरातत्वविद ऐसे भी है जो मानते थे कि वहाँ पर राजा नहीं थे, वहाँ पर राजा द्वारा शासन नहीं किया जाता था। परंतु कुछ ऐसे भी पुरातत्वविद थे जिनका मानना था कि हड़प्पा हो गया या मोहनजोदड़ो हो गया या तो फिर लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया, ऐसे जितने भी साइट्स मिले हैं, जितने भी क्षेत्र मिले हैं, उन सभी जगह पर अपना अपना अलग अलग शासक हुआ करते थे। ठीक है, ऐसा बहुत सारे इतिहासकारों का या पुरातत्वविदों का मानना है। देखिए हर एक का अपना अपना मत होता है, ठीक है, लेकिन जिस मत को ज्यादातर लोग मानते हैं हम लोग भी उसी मत को मान करके चलेंगे। ठीक है, और उसी को एग्जाम में लिखेंगे। तो आप लोगों को वीडियो यदि अच्छा लगे ना तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करोगे। ठीक है, और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। ठीक है, वैसे फ्री है, आप लोग कर ही सकते हो। ठीक है ना, और अपने फ्रेंड को लेकिन शेयर जरूर करोगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।